हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस में। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी का जो हमारा हिस्ट्री है उसमें तीसरा चैप्टर आरंभिक नगर के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अब हम पढ़ेंगे किसकी कहानी? हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है ना। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी ना, इसलिए जो भी इमारत मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा शहरों का निर्माण कब हुआ था? तो 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ जी। चलिए, इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है ना। ऊंचाई वाले भाग जो है उनको क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूबसूरत या खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे जगहों पर क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह भी मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में क्या मिले हैं? भंडारगृह भी मिले हैं। यही है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, है ना। धौलावीरा, चन्हूदरो,
सुरकोत्तदा, ये सब है। यह है, पैमाना नहीं दिया गया था रेखा चित्र में। चलिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। कौन सा? हड़प्पा के नगर। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। यही है वो महान स्नानागार। चलिए, अब जानते हैं भवन, नाले और सड़कों के बारे में। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर क्या होते थे? कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, है ना। नालों के ढके होने के कारण क्या था? जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताइए। बता देंगे। अब पढ़ेंगे हम नगरीय जीवन के बारे में, है ना। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर विदेशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते होंगे? चलिए आगे देखते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, है ना, ये सबसे ऊपर था। ऊपर एक कुआं बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ये इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक ना। दाईं और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने भी हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नगर और नए शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर, जो कि पृष्ठ संख्या 27 में चित्र दी गई है वो थी, है ना, ये वाला जो हम आपको दिखाए थे मुहरें।
जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ संख्या 6, वो के बाद में देखेंगे। चलिए, क्या है कि ऊपर पत्थर के बाट, देखो ये है पत्थर के बाट, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीकों से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट कौन से पत्थर, चट पत्थर से बनाया गया है। बाट को किस पत्थर से बनाया जाता था, चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं तरफ है मनके, ये क्या है, मनके जो गले में पहने जाते हैं। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। मनके कैसे बने हैं, कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं तरफ क्या है, पत्थर के धारदार फलक हैं ये। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्हीं के बारे में बोला गया था, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं ये। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी ना। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब, 7,000 साल पहले होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं या वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं ना। मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं, कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियों सूत कताई का संकेत देती है। पकी मिट्टी तथा फेयांस से बनी जो तकलियां हैं, सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या 28 पर जो चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, या फिर दोनों। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयांस क्या है, चलिए इधर जानते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयांस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयांस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाई जाती थी। चलिए अब पढ़ते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश
ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान और राजस्थान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? तो ईरान और अफगानिस्तान से। तांबे का तो राजस्थान और ओमान से। उसी तरह सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, अब पढ़ते हैं नहरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, कि नगर में लोग भोजन किसे करते थे और क्या करते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या है ये? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की कोई जानकारी दी गई थी? नहीं जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। चलिए जानते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ है ना आदि पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। बस्तियों के आसपास क्या होते थे? तालाब भी होते थे, चारागाह भी होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे आप। कहाँ पर? गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर था। चलिए, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, किसके किनारे? खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। कहाँ की? धौलावीरा की। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, है ना। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। सार्वजनिक कार्यक्रम जो आयोजन किए जाते थे, उनके लिए जो खुला मैदान था वो कहाँ पर पाया गया? तो धौलावीरा में पाया गया। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे ना जी। चलिए, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात के खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी जो कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप थी वो मिले हैं। क्या है? लोथल है ना, गुजरात की खंभात
खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। चलिए, लोथल का बंदरगाह जो कि बहुत फेमस है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये बड़ा तालाब जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नाव रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। चलिए आगे जानते हैं मुद्रा यानी कि मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी के बारे में। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है जानते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। चलिए, हमने ये जान लिया। अब अन्यत्र मतलब इसी समय काल में कहाँ पर क्या चलता था। अपने एटलस में मिस्र ढूंढ लेंगे। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने के परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? चलिए, इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है, उनको पढ़ते हैं और रिकॉल यानी कि रिवाइज हो जाएगा, जिससे हमें जो कि उस चैप्टर में हमने पढ़ा है। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब? तो लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब? तो लगभग 2700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब? तो लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब से? तो लगभग 2500 साल पहले हुआ है। समझे? तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।